प्रणाम, नमस्कार। बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। और इस वक्त बिहार से एक बहुत ही बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। आरसीपी सिंह, जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार से आते हैं आरसीपी सिंह। इसके साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे आरसीपी सिंह। उन पर एक बहुत ही बड़ा आरोप लगा है और साथ ही साथ इस आरोप के बाद जेडीयू ने उन पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जो है उन्हें भेजा है। हम आपको बता दें कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर यह आरोप लगाया गया है कि पिछले 9 सालों में 58 प्लॉट्स जो है उनके परिवार द्वारा खरीदे गए हैं। इसके साथ ही और भी ज्यादा अकुत संपत्ति से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। उन सब चीजों के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हम इसको लेकर सवाल जवाब भी करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं। हम आपको बता दें कि आरसीपी सिंह और जेडीयू के बीच जो है नोक झोंक लगातार चल रही थी नीतीश कुमार की तरफ से और आरसीपी सिंह के बीच में काफी ज्यादा जो कह सकते हैं दोनों के रिश्ते खराब चल रहे थे। और अब जाकर जेडीयू की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जो जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि आरसीपी सिंह को जवाब देना है कि आखिर ये जो संपत्ति है वो कहाँ से आई है। नीतीश कुमार क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और इसीलिए उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि अच्छे तरीके से आरसीपी सिंह को ये बताना है कि ये संपत्ति जो है इसका ब्यौरा उन्हें देना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन जुड़ चुके हैं। इंद्रमोहन, क्या कुछ है ये पूरा मामला? आखिर ये विवाद जो था वो पहले से भी चल रहा था कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बीच में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। जेडीयू लगातार आरसीपी सिंह को टारगेट करती नजर आ रही थी। जेडीयू के कई नेता थे जो आरसीपी सिंह को कह सकते हैं निशाने पर ले रहे थे और अब ये नई चीज सामने आती है। जेडीयू जो है वो आरसीपी सिंह को नोटिस भेजती है। इन सबके क्या मायने हैं? देखिए, इसे आप ऐसे समझिए कि जब आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है जब उन्होंने उन्हें उनके राज्यसभा की मेंबरशिप को कंटिन्यू नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद आप इसे ऐसे भी समझिए कि ये काफी दिनों से पार्टी के अंदर चल रहा था कि पार्टी में पावर किसका होगा, जेडीयू के अंदर किसकी पावर पॉलिटिक्स चलेगी, क्या वो ललन सिंह की होगी या वो फिर आरसीपी सिंह की होगी। क्योंकि आरसीपी सिंह कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के बड़े पदों पर रहे हैं, 2 बार राज्यसभा गए। ऐसे में अब ये कहा जा रहा था कि ये पार्टी में पद से ज्यादा पावर का झगड़ा हो चला है कि नीतीश कुमार के ज्यादा नजदीक कौन। और ललन सिंह के लिए हालांकि जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस में आप एक चीज गौर करें तो ये नोटिस प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जारी किया है, ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जारी किया है। और इसमें पॉइंट वाइज इनके जमीन के डिटेल भी लिखे गए हैं। वो भी काफी महत्वपूर्ण है कि जो जमीन पार्टी का ये आरोप है, क्योंकि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। ऐसे में अगर आरसीपी सिंह ने कोई भी जमीन खरीद बिक्री की है, कोई भी जमीन ली है, तो उसकी जानकारी छुपाई गई है। हालांकि पार्टी ने भी उन्हें कहा है कि वो पार्टी फोरम पर जो सवाल उठाए गए हैं पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा उसका जवाब दे। इसमें खास बात ये भी है कि 2 नालंदा के ही जेडीयू के कार्यकर्ता ने ये सवाल उठाया, मतलब उनके ही गृह जिला के। कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही एक बाइट दी थी आरसीपी सिंह ने, जब वो जहानाबाद के दौरे पर गए हुए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म तो नालंदा में ही हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार तो वहां वो नालंदा के हैं लेकिन वो पैदा नहीं हुए। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि इस बयान से नीतीश कुमार काफी आहत थे, बल्कि पार्टी के अंदर जो हमारे सूत्र थे वो बार बार ये कह रहे थे कि इस बयान से उन्हें काफी तकलीफ पहुंची है। लेकिन अब जब इस तरीके से एक्शन लिया गया है आरसीपी सिंह के खिलाफ, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये तो तय है कि जिस तरीके से उनके करीबी लोग, जैसे पहले अजय आलोक पर एक्शन लिया गया, उनके साथ कुछ और लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो ऐसे ही शायद आरसीपी सिंह को भी लेकर भी एक्शन लिया जाए। इसमें कई सारी चीजें आगे चर्चा में भी और आएंगी कि ये भी कहा जा रहा है कि क्या इंतजार सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव तक का ही था कि राष्ट्रपति चुनाव निपट जाए उसके बाद कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये चीजें तो पहले से भी तय कही जा रही है। और क्योंकि पार्टी ने जो नोटिस दिया उसमें एक चीज ये भी लिखी है कि उन्होंने अपने संपत्ति का जो ब्यौरा था
उसमें उन्होंने छुपाया है। तो संपत्ति का ब्यौरा आज तो पार्टी ने उनसे लिया नहीं है, ये संपत्ति का ब्यौरा पहले ही उन्होंने दिया था। लेकिन अब ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जो नोटिस जारी किया है वो उमेश कुशवाहा यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने जारी किया है और पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं के जरिए ही आरोप लगाए गए हैं। वो भी ये कार्यकर्ता नालंदा के ही हैं, जिनका कहना है कि इन्होंने अपने नाम पर लगभग 40 बीघे के आसपास की जमीन और कुछ पत्नी के नाम पर भी जमीनों में हेरफेर किया है। हालांकि आपको बता दें कि चूंकि आरसीपी सिंह प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, काफी लंबे समय तक उनका अनुभव है, तो ऐसे में वो इसका कैसे जवाब देते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन क्योंकि वो बार बार कहते रहे हैं कि उन पर कोई आरोप नहीं है, उसमें अगर आप नोटिस को पढ़ें तो नीतीश कुमार का भी जिक्र है कि क्योंकि नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं, भ्रष्टाचार उन्हें बिल्कुल भी वो भ्रष्टाचार के पूरे मामले पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं। इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है और फिलहाल तो आरसीपी सिंह से जवाब मांगा गया है, आरसीपी सिंह को जवाब देना है। लेकिन अभी तक जो आरसीपी टैक्स की बात विरोधी पार्टी करती थी, आरजेडी करती थी, अब पार्टी के अंदर से ये चीजें उठकर सामने आ रही है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि आरसीपी सिंह को लेकर आने वाले दिनों में कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजीव सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी पहले तो। और हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आरसीपी सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं, जेडीयू ने नोटिस भेजती है। जो टाइमिंग है, आरोप की टाइमिंग, जैसा केंद्र मोहन भी हमें बता रहे थे कि इंतजार किया जा रहा था कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो हो जाए, उसके बाद ही ये सारी चीजें हों, क्योंकि जो अनबन थी वो तो काफी समय से देखी जा रही थी। जी बिल्कुल, जैसा कि आरसीपी सिंह पे बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, उन पे ये बताया गया है कि 9 जगह उनकी प्रॉपर्टी है और मुझे लग रहा है कि ये सही समय का इंतजार हो रहा था, राष्ट्रपति चुनाव और उसके बाद, क्योंकि वो अंदर आंतरिक जो कलह है वो बाहर नहीं आए। और मुझे लग रहा है कि ये जो आरोप लगे हैं ये बहुत गंभीर आरोप लगे हैं आरसीपी सिंह पे। और जो मैं देख पा रहा हूँ कि इनकी जो भविष्य है, कहीं न कहीं जो जेडीयू में आंतरिक कलह है और जो जेडीयू में जो उनको नहीं चाहते हैं कि उनका आगे भी कोई भविष्य हो, उनके पीछे कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि सही इसी समय का वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे। और मैं जो देख पा रहा हूँ कि इनका जो भविष्य की जो राजनीति है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का जो आरोप होता है, तो कोई अन्य पार्टी पे अगर वो जाना भी चाहे या कोई अन्य पार्टी उनको लेना भी चाहे, तो इसके जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, जो घोटालों के आरोप लगे हैं, तो जो अन्य पार्टी भी है, उनसे बचेगी, उनको लेना नहीं चाहेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है, कहीं न कहीं मुझे अंधकार में संकट की तरफ जाते हुए दिख रहा है। और जेडीयू की आंतरिक कलह को भी ये उजागर कर रहा है और मुझे लग रहा है कि बिहार में आगे कुछ आने वाले महीनों में कुछ बड़ी चीजें हमें सुनने को और देखने को मिल सकती है। कुछ बड़ी चीजें देखने और सुनने को मिल सकती है। इससे पहले जो कार्रवाई की गई थी पार्टी की ओर से, कई और नेता थे जो आरसीपी सिंह के करीबी बताए जाते हैं और उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो उस समय भी ये सवाल उठे थे कि क्या आरसीपी सिंह पर नकेल कसी जा रही है पार्टी की ओर से। ये सारे सवाल भी उठाए गए थे और अब ये सारी चीजें सामने आती हैं। इन सबको आप कैसे देखते हैं? जैसा कि आपने देखा होगा, जब आरसीपी सिंह को जब हटाया गया था और जो उनको जब दोबारा राज्यसभा का टर्म नहीं मिला था, जिनके उनको वो मंत्री, केंद्रीय मंत्री थे, उनको मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। और उनके जो बड़े खास करीबी थे, जो मुख्य प्रवक्ता थे जेडीयू के, सबको एक-एक करके पार्टी से निकाला गया। तो ये बिल्कुल ये दिखाता है कि कोई एक जो वर्ग है पार्टी में, जो एक अभी जो नीतीश कुमार का भी उन पे विश्वास ऐसा दिख रहा है, क्योंकि उनको तो ना तो उनको राज्यसभा का एक्सटेंशन दिया गया, ना उनको केंद्रीय मंत्री पद से, इस कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा, छोड़ना पड़ा। और इसके साथ-साथ उनके जो करीबी लोग हैं, जो जेडीयू में अच्छे पद पे थे, उनकी जो वरिष्ठता थी, उनका प्रभाव था, उनको भी धीरे-धीरे करके पार्टी से निकाला जा रहा है। और हाँ, तो ये बात हो गई कि उनकी जो दिल्ली में जो उनका निवास था या फिर उनका बिहार में जो पटना में निवास था, वो तक खाली कराया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं न कहीं ये अविश्वास दिख रहा है। और ये जो कभी जो नीतीश कुमार जी के बड़े खास और बड़े विश्वास के जो अधिकारी माने जाते थे, जबकि वो उनके साथ उनका 20-25 साल का जो रिश्ता था, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल खत्म हो गया है। और उनके जो राजनीतिक भविष्य भी मुझे लग रहा है कि अब उनका कोई अस्तित्व मुझे जो दिख रहा है वो अभी तक नहीं बचा है, मुझे ऐसा लग रहा है। उनको पूरी तरह उनको उनका राजनीतिक करियर भविष्य में मुझे लग रहा है कि समाप्त सा होता हुआ दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, आप कह रहे हैं कि उनका करियर जो है समाप्त होता नजर आ रहा है। आरसीपी सिंह कुछ ही दिन पहले जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि तो मैं तो कार्यकर्ता था, मैं कार्य
कर्ता के रूप में काम करता ही रहूंगा और मैं पार्टी को और मजबूत करूंगा, जो भी काम मुझे दिया जाएगा। और अब उन्हें एक तरीके से बेदखल किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है बिहार में। मेरा भी सवाल है आपसे, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, जानकार हैं, चूंकि ये जो पूरी चिट्ठी दी गई है, जो सामने आई है, जो नोटिस दिया गया है जेडीयू को, इस पूरे नोटिस में कहीं भी ललन सिंह का जिक्र नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये भी माना जाए कि पार्टी में जो पावर टसल है उसमें पर्दे के पीछे से बहुत कुछ चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अभी जो वर्ग हावी है, अभी जो जेडीयू में जो टीम और जो लोग हावी हैं, जो लोग प्रभावशाली हैं, वो आरसीपी सिंह के पहले वो ताकतवर थे, प्रभावशाली थे। लेकिन आरसीपी सिंह के आने के बाद ये जो उनका जो टीम जो नीतीश कुमार जी के नजदीक थी, आरसीपी सिंह के आने के बाद वो टीम बहुत कमजोर हो गई है। अब ये भी कह सकते हैं कि वो बदला ले रहे हैं, जब प्रभाव में आए हैं, ताकत में आए हैं, तो वो उनको पूरा कमजोर कर रहे हैं। और न सिर्फ उनको कमजोर कर रहे हैं, न खत्म कर रहे हैं, जबकि उनकी टीम को ही पूरा खत्म कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, राजीव रंजन जो है वो हमेशा हमें देश के टीवी चैनलों में दिख जाते थे, उनको हटा दिया गया, उनके बड़ी करीबी माने जाते थे। तो ये कहीं न कहीं ये सत्ता की लड़ाई है, और ये कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई है, और टीम की लड़ाई है। एक टीम जो मजबूत है वो दूसरे को कमजोर कर रहा है, दूसरी टीम जो मजबूत है वो दूसरी टीम को खत्म कर रहा है। और कहीं न कहीं ये सारी जो घटना चक्र हो रही है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जो नीतीश कुमार जी का जो विश्वास था, जो जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री हुआ करते थे, उनके साथ आरसीपी सिंह जुड़े हुए थे, वो विश्वास जो लगातार इतने वर्षों का था, वो कहीं न कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है ऐसा। जी। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुष्प मित्र हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्प मित्र, क्या कुछ जानकारी मिली है इस मामले पर, वो हमें बताइए। हेलो जी, आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। जी पुष्प मित्र जी, आपका सवाल मैंने सुन नहीं पाया। आवाज में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। ठीक है, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ जी। तो पुष्प मित्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं जो हमारे साथ। देखिए मानसी, इस पूरे घटनाक्रम में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण हो चली है कि अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार भी कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो भी कहने से बच रहे हैं। और जैसा डॉक्टर राजीव सिंह बता रहे थे कि पावर टसल पार्टी के अंदर तो चल ही रही है, लेकिन ये अंतरकलह आज का नहीं है, ये अंतरकलह काफी समय से है। बल्कि इसे आप ऐसे ही समझिए कि जब आरसीपी सिंह को कैबिनेट में जगह दी गई, उस वक्त में ये चर्चा थी कि 2 कैबिनेट बर्थ दी जाएगी, जिसमें से एक ललन सिंह का नाम चल रहा था और एक आरसीपी सिंह का नाम चल रहा था। तो उसमें ललन सिंह को कैबिनेट बर्थ नहीं मिला था, आरसीपी सिंह को ही दिया गया था। और बाद में यह बात भी निकलकर सामने आई कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार तक को यह बातें नहीं बताई। इसके बाद से यह सवाल उठने लगा कि आखिर इस तरीके से कैबिनेट में जो बातें कही जा रही थी कि क्या बिना पूछे ही, मतलब चूंकि जेडीयू का चेहरा अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार ही, तो क्या नीतीश कुमार से बिना पूछे ही आरसीपी सिंह कैबिनेट बर्थ ले लेते? ये एक बड़ा सवाल था। और उसके बाद जिस तरीके से पार्टी में परिवर्तन हुआ, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भी सारा दारोमदार आरसीपी सिंह को दिया गया था कि वो बीजेपी से डिस्कस करके सीटों को तय करे कि वो सीट कैसे बटेगी। लेकिन लास्ट टाइम में ललन सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा। ललन सिंह ने कहा कि हम लंबे समय तक काफी अंधेरे में थे, हमें पता नहीं चल रहा था, हमें ये कहा जा रहा था कि बातचीत चल रही है। तीसरे फेज में जाके उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, उसमें से सिर्फ एक ही कैंडिडेट धनंजय सिंह ने अपनी सीट पर फाइट दी, बाकी तो सब जगह लगभग जमानत जब्त हुई उनकी। लेकिन ये आज का नहीं है कि आरसीपी सिंह पर इस तरीके से एक्शन लिया गया। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर की जो कलह है, इससे पार्टी भी जरूर कमजोर होगी। हालांकि ये अभी जो लोग बता रहे हैं ज्यादा बेहतर हमारे संवाददाता पुष्प मित्र जी बताएंगे हमें कि फिलहाल वहां चूंकि वो बिहार की राजनीति को बहुत क्लोज से देख रहे हैं, वही है और काफी लंबे समय से नीतीश कुमार की राजनीति। ये पुष्प मित्र जी, पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं जो फिलहाल आरसीपी सिंह पर एक्शन लिया गया है? देखिए, आरसीपी सिंह पर जो एक्शन लिया गया है ये बहुत बाद की घटना है। असली घटना यह है कि आरसीपी सिंह के जरिए ये कोशिश की गई थी, मुझे ऐसा लगता है कि आरसीपी सिंह के जरिए जदयू में उस तरह से एक जदयू को तोड़ने की कोशिश, एक योजना रही होगी, ऐसा जानकार यहाँ मानते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में आप देखें कि शिवसेना में
टूट की कोशिश की गई थी, तो बिहार में भी आरसीपी सिंह के जरिए जदयू में टूट की कोशिश की गई, लेकिन वो टूट की कोशिश सफल नहीं हुई और उसको काफी पहले नीतीश कुमार ने अपने तरीके से बचा लिया अपनी पार्टी को और आरसीपी सिंह को अलग थलग कर दिया। हम सब लोगों ने देखा है कि आरसीपी सिंह के साथ जदयू का कोई धड़ा नहीं गया। जब धीरे धीरे नीतीश कुमार अपने तरीके से उन्हें अलग कर रहे थे तो उनके साथ कोई गया नहीं। तो आरसीपी सिंह के जरिए जो जदयू में टूट होनी थी वो हो नहीं पाई। अब जो है नीतीश कुमार हम सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ते नहीं है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि जदयू और नीतीश कुमार मिलकर आरसीपी सिंह को अपने तरीके से दंडित कर रहे हैं और अभी यही चल रहा है जो मेरी समझ में आ रहा है। नहीं, एक और सवाल पुष्पमित्र जी, चूंकि आरसीपी सिंह प्रशासनिक अधिकारी रहे और जिस तरीके से उन पर एलिगेशन ये लगाया गया है तो उन्हें तो फिलहाल जवाब देना है, लेकिन इस पूरे अगर नोटिस को आपने पढ़ा होगा, इस पूरे नोटिस को लिखा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने। ये कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती थी, तो क्या ललन सिंह फिलहाल पर्दे के पीछे से ही चाहते हैं कि कार्रवाई हो, वो मुख्य सीन में आना नहीं चाहते अभी? हाँ, वो सामने नहीं आना चाहते, वो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अब हम लोग जो देखते हैं कि ललन सिंह और आरसीपी के बीच में टकराव है, तो दरअसल हम लोग को उस तरह से नहीं देखना चाहिए। हम लोग को ये देखना चाहिए कि आरसीपी सिंह को खारिज करने के लिए नीतीश कुमार ने ललन सिंह के पीठ पर हाथ रखा है और चूंकि ललन सिंह चाहते नहीं है कि उनका नाम सीधे आए, तो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया है। ये बहुत साफ आप तो बता ही रहे हैं, वही बात ही है। और हम लोग अक्सर हम लोगों को लगता है कि ललन सिंह वर्सेस आरसीपी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वस्तुतः ललन सिंह अगर आरसीपी की खिलाफत कर रहे हैं तो ललन सिंह के पीछे नीतीश ही है। नहीं, मैं एक चीज और जानना चाहता था कि चूंकि नीतीश कुमार के काफी क्लोज रहे और कई सारा घटनाक्रम से हम अगर देखें तो मुझे लगता है कि जब कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा था और आरसीपी सिंह को वो जगह दी गई थी, तब से लगातार ये चर्चा चल रही थी। बल्कि पिछले अगर आप देखें तो 1 साल से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं, जेडीयू में टूट हो सकती है, कभी कुछ हो सकता है, बार बार ये बातें चलती रहती है कि सरकार अब गिर जाएगी, 72 घंटे में गिर जाएगी, 2 महीने में गिर जाएगी। बल्कि अभी कुछ दिन पहले चर्चा थी कि 15 अगस्त के बाद कुछ बड़ा खेला हो जाएगा, 15 अगस्त तक कुछ हो सकता है। तो इस तरीके की जब बातचीत सामने आती है तो इसके पीछे क्या मानते हैं कि ये आरसीपी सिंह की तरफ से उठाए गए कदमों की वजह से नीतीश कुमार परेशान थे, या पार्टी के अंदर कोई दूसरा पावर जो था वो बड़ा हो रहा था तो वो नहीं चाहता था कि उसके पैरेलल कोई और भी हो? देखिए, ये इसको अगर हम देखते हैं सिर्फ जदयू का मामला, तो ये जदयू का मामला है नहीं। ये बेसिकली नीतीश कुमार और बीजेपी, इन दोनों के बीच में जो टकराव है, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के कद को छोटा किया जाए और जदयू को असरहीन किया जाए, क्योंकि जब तक बिहार में जदयू असरहीन नहीं होगी, बीजेपी अपने दम पर सरकार बिहार में नहीं बना सकती है, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है। ये दिक्कत जदयू के बीजेपी के साथ भी है और ये दिक्कत राजद के साथ भी है। नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है, नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है और उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग ऐसी है कि जब तक वो रहेंगे तब तक बीजेपी को भी मन मार के स्वीकार करना पड़ेगा नीतीश कुमार को और आरजेडी को भी। तो ये दोनों चाहते हैं कि नीतीश कुमार बीच से हट जाए और टकराव सीट आमने सामने की हो। तो मुझे लगता है कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है धीरे धीरे कि नीतीश कुमार का कद छोटा किया जाए। आपने पिछले चुनाव में देखा किस तरह से उनकी सीटें कम हुई और उसके पीछे कौन थे, ये ललन सिंह पिछले दिनों बता चुके हैं 2-3 दिन पहले कि अगर जदयू की सीटें कम आई, नीतीश कुमार का कद किस तरह से छोटा किया गया था, ललन सिंह कह चुके हैं। तो वस्तुतः ये नीतीश कुमार का कद छोटा करने की कोशिश थी और उस कोशिश में मोहरे के रूप में आरसीपी का इस्तेमाल किया गया था, जो वो इस्तेमाल सफल नहीं हुआ। और अब नीतीश कुमार ललन सिंह और उमेश कुशवाहा के जरिए आरसीपी को दंडित कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है, इसमें जदयू के अंतर कलह की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई जो है ये बीजेपी और जदयू के बीच में ही जो अंदर खाने में लड़ाई चल रही है, उसी का असर है। कहीं ना कहीं हम इंद्रमोहन आप म्यूट पर हैं शायद, इसलिए आपके तो सर क्या ये हम माने कि अब आरसीपी सिंह ना अपने घर जेडीयू के है ना घर जहां वो लगना चाहते थे कि लग जाएंगे, अब वो भी हाथ ये बहुत पहले से क्लियर है, बहुत पहले से। जिस दिन उनको राज्यसभा में नहीं भेजा गया दोबारा, उस दिन से क्लियर था। और उस दिन अगर आरसीपी कुछ विधायकों को तोड़कर अपने पक्ष में ले आते और जदयू में टूट हो जाती, तब एक बात समझ में आती। लेकिन नीतीश कुमार ने रातों रात सभी विधायकों को बुलवा के ये इसको भी निष्फल किया। ये बहुत पहले हो चुका है, अब तो आफ्टर इफेक्ट है।
आज की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट उस दिन की घटना है जिस रोज इनको राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजा गया और उस रोज जदयू में टूट नहीं हुई। उसके बाद ही आरसीपी यूजलेस हो गए थे। अब तो सिर्फ उनको दंडित किया जा रहा है। जी पुष्पा मित्र, आपने जैसा कहा कि अब आरसीपी सिंह को दंडित किया जा रहा है, तो बीजेपी चाह रही थी कि जेडीयू को जो ये आमने सामने की लड़ाई हो जाए, बीजेपी वर्सेस आरजेडी रहे और जेडीयू को साइडलाइन कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा ही पड़ गया। जो उनका मोहरा था वही इसमें फंस गया है और अब जेडीयू जो है अब बदला ले रही है आरसीपी सिंह से। और एक तरीके से ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है बीजेपी को भी कि आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पर बिहार में जेडीयू जो है वो मजबूत ही रहेगी। हाँ, मतलब शिवसेना का जो हाल महाराष्ट्र में हुआ वो हाल जदयू का नहीं होगा बिहार में। ये नीतीश कुमार का मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि ये आरसीपी टैक्स क्या है। आरसीपी टैक्स को लेकर भी बार बार चीजें उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो ये आरसीपी टैक्स क्या है, लोगों के मन में भी सवाल आता है। मैं चाहूंगी कि आप ये थोड़ा समझाएं कि किस तरीके से लोग इस चीज को, इस बारे में बात करते हैं। आप शायद आरसीपी टैक्स के बारे में पूछ रही है। देखिए, ये सिर्फ एक अभी किसी इशू को उठाने का मसला है। हम सब जानते हैं कि आरसीपी जदयू के एक समय में फंड रेजर थे, वो पार्टी के लिए पैसे जमा करते थे और पार्टी के लिए जब कोई व्यक्ति पैसा जमा करता है तो उसके हाथ से बहुत सारे सही और गलत काम होते रहते हैं। आरसीपी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए उसके कुछ किया होगा तो किया होगा, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए ही फंड जमा किया और पार्टी की मजबूती के लिए सारा काम किया था। अब ये है कि उनको आज उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए इन सारी चीजों को उठाया जा रहा है। आरसीपी टैक्स ऐसे कोई खास बात नहीं थी कि वो अपने लिए कोई घोटाला कर रहे हो अपनी समृद्धि के लिए। हालांकि आप देखिए कि इस वक्त आरसीपी सिंह की बेटी और उनके दामाद दोनों बिहार सरकार में एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में बड़े पद पर है, अभी भी काम कर रहे हैं, उनका प्रभाव अभी भी है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आरसीपी ने अपने लिए भ्रष्टाचार किया, उन्होंने जो किया पार्टी के लिए, ऐसा लगता है। ये जो कुल संपत्ति की बात आ रही है, कुल कितनी प्रॉपर्टी की बात सामने आ रही है? 9 साल में कुल कितनी प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी गई है आरसीपी परिवार द्वारा? उसका तो जिक्र आ ही चुका है और उसके बारे में मुझे लगता है कि दूसरे लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आज ही वो खबरें आई है, उसके बारे में मेरी बहुत साफ जानकारी अभी नहीं है। मैं डॉक्टर राजीव सिंह से भी ये सवाल एक बार पूछूंगी कि अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है बीजेपी की ओर से, जो बयान आ रहे हैं सामने, बीजेपी जो है इस मामले पे काफी ज्यादा मतलब चुप होती हुई दिख रही है। बीजेपी का कहना है कि ये जो है वो जेडीयू का आंतरिक मामला है। इस पर आप क्या कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने प्लानिंग की कि जेडीयू को तोड़ा जाए और उसके बाद अब जब उनका प्लान फेल हो गया तो उनके पास अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए? प्लानिंग के तौर पे तो मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये तो ऊपरी व्यक्तित्व तय करते हैं। लेकिन हाँ, मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी मेरी राजनीतिक दलों के नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हो रही है बिहार में, मैं ये चीज देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र की घटना के बाद और अन्य राज्यों की घटनाओं के बाद उनके अंदर एक अलग सा उत्साह है। उनकी एक बड़ी जो पुरानी सपना है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। तो कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है या उनको ऐसा लग रहा है कि जो हमारा मुख्यमंत्री है वो बीजेपी का होगा। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा का सदस्य टिकट नहीं दिया गया, और इस बात में बिल्कुल जैसा कि पुष्पमित्र जी कह रहे थे कि अगर उस समय अगर आरसीपी सिंह कुछ विधायकों को जेडीयू से बीजेपी में लाने का अगर सफल होते तो कहीं ना कहीं ये उस चक्कर के पीछे हम कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी का जो पुराना सपना है बीजेपी के नेताओं का कि जो बिहार में जो है वो भाजपा की सरकार हो, तो कहीं ना कहीं हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सारे की चीजों के पीछे बीजेपी के भी ये सपना साकार होने का मतलब प्रयास है। लेकिन फिलहाल तो उसमें विराम लगता हुआ दिख रहा है क्योंकि अभी तक आरसीपी सिंह किसी भी एमएलए को अपने साथ में ले जाते हुए सफल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी का सपना है और बार बार जो हम द्वारा देख रहे हैं वरिष्ठ नेताओं का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 3-4 महीनों में कुछ ना कुछ बिहार में कुछ अविश्वसनीय देखा जा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो सत्ता पलट हो सकती है, हो सकता है कि
जेडीयू मैं उत्साह की बीजेपी से अलग बात हो कर जाए? रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ भाजपा और अन्य दलों के नेताओं में जो सुगबुगाहट है, जो बातें हो रही है, मैं उत्साह की बातें कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं वो सपना तो है ही भाजपा का कि बिहार में जो मुख्यमंत्री पद हो वो भाजपा के व्यक्ति बने। और इस बार जैसा कि विधानसभा सीट में जदयू की सीट कम आई, और इस बात में एक अविश्वास भी है कि नीतीश कुमार के सामने किन्हीं की चलती नहीं है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो। और कई बार भाजपा के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष अपना दर्द मीडिया में ये कह चुके हैं कि हम एक अपना छोटा सा काम नहीं, हमारा कोई सुनता नहीं है। डीएम एसपी की तो बहुत दूर की बात है, एक हमारा थाने अध्यक्ष नहीं सुनता है, हमारी अपने शहर में कोई नहीं सुनता है। तो यार ये बात सही भी है कि पूरा नीतीश कुमार जी के सामने भले वो मंत्री हूँ, ट्रांसफर तक नहीं करा, मतलब कोई सुनता नहीं है उनका। ये बात तो है कि भाजपा के पास ज्यादा सीटें रहते हुए भी नीतीश कुमार का इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि जब तक नीतीश कुमार बिहार में है उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। उनके सामने किन्हीं का नाम है नहीं, और भाजपा ये चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री हो। इस बात पे उन पे उत्साह भी है और उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जितना बड़ा इल्जाम अब आरसीपी सिंह पर लगा है, उनके परिवार पर लगा है, तो ये भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि अब आरसीपी सिंह का जो पॉलिटिकल करियर है वो अब खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है। ये तस्वीर भी अब लग रही है। फिलहाल तो ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि हमने देखा है भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत बड़े आरोप लगे हैं, घोटाले के आरोप लगे हैं, फिर भी राजनीति चल रही है। हाँ, लेकिन जो फिलहाल जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, और मैं आज पढ़ रहा था उसमें ये भी आया कई जगह प्लॉट खरीदा गया है। ये तो खैर जांच का विषय है, ये हमें भविष्य का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि आरसीपी सिंह के लिए भविष्य की राह काफी कठिन है, और वो कांटो भरी रास्ता है, इतनी आसानी रास्ता उनका नहीं है। इस बात से तो दिख रहा है। पुष्पमित्र जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप वहाँ की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं, क्या आरसीपी सिंह के इस घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से अमित शाह और जेपी नड्डा भी आए थे, वो कह के गए कि भाई 2024 और 2025 हम जेडीयू के साथ हैं, ये तो तय है कि बीजेपी के लिए प्राइम एजेंडा फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव ही है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में हर हाल में पिछले परफॉर्मेंस को दोहराना है। जो एक सीट हारी थी वो भी चाहते हैं कि वो इस बार आ जाए। तो क्या ये माना जाए इस घटनाक्रम का फिलहाल बीजेपी जेडीयू के गठबंधन पर कोई असर होता हुआ नहीं दिखेगा? देखिए, बिहार में कुछ भी होगा वो एक झटके में नहीं होगा, जो होगा बहुत धीमे धीमे गति से होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना स्वभाव है, वो कोई भी काम बहुत जल्दबाजी में नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे माहौल बनाते हैं और उसके बाद ही कुछ काम करते हैं। और बीजेपी के साथ दिक्कत है कि बीजेपी कोई भी कदम तत्काल नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि उसको डर है कि संख्या का जो गणित है वो ऐसा है कि अगर एक बार कोई एग्रेसिव कदम उठाती है बीजेपी, तो नीतीश कुमार राजद के साथ जा सकते हैं और सरकार बन सकती है इनकी। ये संख्या का जो गणित है, ये नीतीश कुमार को मजबूत करता है, इसलिए बीजेपी भी कोई हड़बड़ाहट में नहीं होगी, और नीतीश कुमार तो हड़बड़ाहट में रहते ही नहीं है, इसलिए अभी गठबंधन ऐसे ही चलता रहेगा मुझे लगता है। इस बीच में बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि नीतीश कुमार को परेशान करे और नीतीश कुमार खुद ब खुद इस सरकार से निकल के राजद के साथ सरकार बना लें, ताकि अगले चुनाव में बीजेपी के पास अपने आप को एक पेश करने का मौका होगा कि इन दोनों से सरकार नहीं चली, ये दोनों ऐसे ही करते रहते हैं, और राजद के फेल्योर या नीतीश कुमार के असफलता को लेकर अकेले चुनाव लड़े, जो 2015 में उन्होंने किया था। एक बार वो एक्सपेरिमेंट दोहराने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अभी हड़बड़ी में कोई नहीं है मुझे लगता है। अभी केवल छोटे-छोटे कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने कितना बड़ा काम किया है, जाति जनगणना का जो दांव खेला है, और 2023 के जनवरी में जाति जनगणना के रिजल्ट आएंगे, वो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति है, और उस राजनीति को बिहार में नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर जाति की राजनीति में बदल दिया है। एक बार उसका रिजल्ट आएगा तो फिर जातियों में बढ़ जाएगा, बिहार के हिंदू जातियों में बढ़ जाएंगे और जातियों के आपस के झगड़े होंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें, छोटी-छोटी चीजें होती रहेगी, लेकिन गठबंधन का अभी मुझे लगता नहीं है कि इस पर कोई असर पड़ेगा। जी। एक और सवाल था राजीव जी आपसे, ये क्योंकि आपने कहा कि 3-4 महीने में इसका घटनाक्रम देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे मतलब क्या आपको ये नहीं लगता कि आरसीपी सिंह एक मजे हुए ब्यूरोक्रेट तो रहे ही हैं, मजे हुए नेता भी रहे हैं? अगर उनकी पूरी जर्नी को देखी जाए तो वो अपने आप में एक केस स्टडी भी है। और शायद मैं अगर सही हूँ, पुष्पमित्र जी बताएंगे कि जेडीयू में सबसे ज्यादा छोटे छोटे विंग इस्टेब्लिश आरसीपी सिंह ने ही किए, जिसका बल्कि उनको फायदा भी मिला। हालांकि उनके नेतृत्व में पार्टी परफॉर्म बेहतर नहीं कर पाई,
तो अब जब आरसीपी सिंह को साइड किया जा रहा है तो चुनौती तो पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ी होगी कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उनको साथ लिया है, लेकिन इससे डर तो रहता ही है कि अगर आपने कुछ भी गलत स्टेप लिए तो पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता थोड़े हतोत्साहित भी होते हैं। जी, कई जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आरसीपी सिंह जो काम महाराष्ट्र में एकनाथ जी के द्वारा बीजेपी ने किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि आरसीपी सिंह के द्वारा वो काम बिहार में भाजपा ऐसा करना चाह रही थी, पर इसमें फिलहाल तो वो असफल हुए हैं। लेकिन जैसा कि पुष्मित्र जी ने कहा कि ये अभी तो ये लगातार नीतीश कुमार को, जदयू को भाजपा चाहेगी कि लगातार डिस्टरबेंस करे, कुछ ना कुछ हर्डल्स डालें, और लास्ट में जब चुनाव नजदीक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने के लिए वो खुद ही चाहेंगे कि नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ दे, या वो अकेले चुनाव में जाना चाहेंगे, जिनकी तैयारी उन्होंने अभी से स्वयं से कर दी। लेकिन फिलहाल जो है, जो भाजपा जो तैयारी कर रही थी, वो आरसीपी सिंह जो असंतुष्ट थे, उनको जब राज्यसभा का टेन्योर नहीं दिया गया, जब उनको मंत्री पद उनसे चला गया, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी अन्य राजनीतिक दल को कि वो अपने साथ कुछ जदयू को एमएलए को साथ में लाएंगे। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार जी जो है बिल्कुल वो मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और उनका जो व्यक्तित्व है बिहार में उनके सामने बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने समय रहते हुए कदम उठाया, और मुझे लग रहा है कि इसमें सफलता नहीं मिली, कि एक भी एमएलए अभी तक तो फिलहाल आरसीपी सिंह के साथ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन आगे वाले जो समय है वो बिहार में वो कुछ ना कुछ उठापटक चलते रहेगा, इतनी शांति से नहीं बीतेगी, और चुनाव के समय जो असली खेल होगा चुनाव के समय होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप दोनों लोगों से ही, वैसे तो, कि जो बात हो रही है कि 2016 के हलफनामे में संपत्ति का जिक्र नहीं किया, तो ये आखिरकार कब सामने आ रहा है कि ये जो आरसीपी परिवार द्वारा 9 साल में इतने प्लॉट्स खरीदे गए हैं, तो क्या काफी ये लंबे समय से चल रहा होगा और काफी पहले ही पता चल चुका होगा जेडीयू को भी कि ये अनियमितता जो है वो सामने आ रही है, फिर भी जेडीयू ने इतना इंतजार क्यों किया? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपका सवाल किनसे है? मुझसे है? पुष्पमित्र जी, आप बताइए कि मतलब इतना इंतजार क्यों किया गया है जेडीयू की तरफ से इस चीज को लेकर? देखिए, राजनीति में तो ये होता ही है कि लोग सबूत जुटाते हैं, तथ्य जुटाते हैं, और सही समय पर उन तथ्यों का इस्तेमाल करते हैं। और अभी का जो समय है, अभी के समय का इम्पोर्टेंस यही है कि राष्ट्रपति चुनाव बीत चुका है और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ये संघर्ष और तेज होगा। तो इस बीच में बीजेपी और जेडीयू के बीच में अंदरूनी दांवपेच के खेल चल रहे हैं। उसी सिलसिले में एक कड़ी के रूप में हमें इसको देखना चाहिए कि इस वक्त जैसे बिहार में भाजपा ने आके अपने 7 कार्यकारिणियों का एक राष्ट्रीय मोर्चा किया, और 4 दिन तक बहुत उथल-पुथल का माहौल रहा बिहार में, और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में गर्मजोशी आ गई। इस माहौल को तोड़ने के लिए और अपनी तरफ से अपनी मजबूती साबित करने के लिए जेडीयू ने ये कदम उठाया है, ताकि पिछले 4 दिनों में जो उनके कार्यकर्ता हतोत्साहित हुए, या फिर एक माहौल बना कि बीजेपी ज्यादा मजबूत हो रही है, तो उसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने, मुझे लगता है कि अभी ये काम किया है, ताकि क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आरसीपी पर हमले का मतलब है बीजेपी पर हमला, क्योंकि आरसीपी एक तरह से बीजेपी के साथ जा चुके थे। इसके अलावा अभी देखिए कि अभी मंत्री मंडल का तय होना है। इन सारी बातों को लेकर मुझे लगता है कि अभी ये बात उठाई गई है। अच्छा, आपने कहा कि आरसीपी पे हमला करना मतलब बीजेपी का हमला। मुझे ये बताइए कि जब वो तस्वीर भी सामने आई थी तेलंगाना वाली, जहां पर आरसीपी सिंह अपने मतलब विभाग के काम से गए थे, मंत्रालय के काम से गए थे, लेकिन जब तस्वीर आती है वहां पे बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता रहते हैं, इन्हें शॉल वाल उड़ा देते, तो आता है कि आरसीपी सिंह ने कहीं बीजेपी तो नहीं ज्वाइन की लिए। तो इन सब चीजों के बाद क्या आपको लगता है, जो आरोप लगे हैं उसके बाद, क्या आरसीपी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? आरसीपी शामिल हो सकते हैं या नहीं, बीजेपी उनको रखेगी या नहीं, मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी में अब उनके लिए कोई जगह होगी, क्योंकि उनका कोई बीजेपी भी देख रही होगी ना कि आरसीपी का कितना वजन है, आरसीपी के आने से उनको क्या लाभ होगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या वो जाति के आधार पर कुछ इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, या जदयू में उनका कोई प्रभाव है, या बिहार की राजनीति में उनका कोई प्रभाव है। अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि उनका कहीं कोई प्रभाव है। आरसीपी सिंह एक
कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा से रहे हैं। जदयू में भी उन्होंने जो काम किया वो एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम किया, उन्होंने राजनेता का काम नहीं किया। उन्होंने संगठन बनाया, सब कुछ किया, पार्टी को मजबूती दी, लेकिन लोगों के बीच में उनकी कोई बहुत बड़ी छवि नहीं है। अपनी जाति के भी बहुत बड़े नेता नहीं माने जाते हैं। तो ऐसा कोई असर दिखता नहीं है जिसके आधार पर बीजेपी बहुत उत्साहित होकर उनको शामिल करे। हो सकता है कि औपचारिकता के वश हो भी जाए, लेकिन अभी इतने आरोप भी लग गए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ये वो बीजेपी में जाएंगे या बीजेपी उनको वेलकम करेगी। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसा कि आपका प्रश्न था कि अभी ये टाइमिंग क्यों है, अभी जो इन पे आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं कि प्लॉट खरीदे गए हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि अभी जो ये समय है उसमें ये समय कहीं ना कहीं पीछे ये आंतरिक कलह भी हो सकता है कि वो जो है कि उनके जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो जो अन्य दल में अगर वो जाना भी चाहें, खासकर वो बीजेपी में, तो बीजेपी जो उनको भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो जो बीजेपी के जाने की जो उनकी संभावना थोड़ी बहुत बची हुई थी, वो भी बिल्कुल तरह से बंद हो जाए। क्योंकि कोई भी पार्टी, जब अभी आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, तो बीजेपी भी 10 बार सोचेगी कि हम उनको पार्टी में लेके नहीं लें। इसलिए ये जो टाइमिंग है, ये बहुत सोच के, मुझे लग रहा है कि बहुत सही सोच के टाइमिंग इन्होंने ये घोटाले वाली बात और नो प्लॉट वाली बात लाई गई है, ताकि जो अन्य पार्टी, खासकर बीजेपी जो उनको लेना भी चाहे, उस समय उनको ना लें और उनके लिए बीजेपी में प्रवेश बिल्कुल मुश्किल हो जाए। इसलिए हो सकता है टाइमिंग ये जो अभी चूज किया गया है, इसके पीछे ये बड़ा कारण हो सकता है। जी, आप दोनों का धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि जो भी हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि आरसीपी सिंह पर आरोप लगे हैं संपत्ति को लेकर, अनियमितताओं को लेकर, और हम आपको बता दें कि उसके बाद जेडीयू की तरफ से नोटिस भेजा गया है। जो नोटिस भेजा गया है वो भी मैं एक बार आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये नोटिस भेजा गया है बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जेडीयू के, उनके द्वारा, उमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा, और उसमें साफ लिखा गया है कि आप लंबे समय तक दल के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी के साथ और अधिकारी एवं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। आपको माननीय नेता ने 2 बार राज्यसभा का सदस्य, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका दिया, पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ। आप इस तथ्य से अवगत है कि माननीय नेता भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर काम करते रहे हैं और इतने लंबे सार्वजनिक जीवन के बावजूद नेता पर कभी कोई दाग नहीं लगा है, ना उन्होंने संपत्ति बनाई। और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि परिवार के जो बिंदु हैं उसका बिंदुवार तरीके से, स्पष्ट राय से पार्टी को तत्काल अवगत कराएं। तो एकदम साफ तरीके से लिखा हुआ है कि आपको एकदम नीतीश कुमार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और आपको एकदम डिटेल में बताना है कि आखिरकार ये जो संपत्ति है, जो आप पे इल्जाम लगे हैं, उसको आप बताइए कि आप ये जितने भी इल्जाम लगे हैं वो गलत हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। तो एकदम साफ है ये बात कि जेडीयू की तरफ से जो रुख है वो काफी ज्यादा कड़ा है और इसी वजह से जो आरसीपी सिंह की मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस मामले पर। इंद्र मोहन भी थे हमारे साथ, हमें उन्होंने काफी समय दिया, शुक्रिया आपका इंद्र मोहन। और आप लगातार बिहार तक देखते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे कि बिहार में आखिर आज क्या कुछ चल रहा है। धन्यवाद।